एक LCR सर्किट यानी कि एक लोड जिसे कि हम इंडक्टर भी कहते हैं, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, इन तीनों को अगर एक सर्किट में जोड़ दिया जाए तो इसे LCR सर्किट कहा जाता है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ रहे तो इसे सीरीज LCR कहा जाता है। तो अगर एक LCR सर्किट को हम AC वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दें तो इस सर्किट में किस तरह का करंट जनरेटेड होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज के लिए जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चीज़ को सॉल्व किया था, करंट को पता किया था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने फेजर डायग्राम मेथड यूज़ किया था। आज हम लोग एनालिटिकल सॉल्यूशन यानी कि मैथमेटिकल प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि इस सर्किट में करंट कितना जनरेटेड होगा। तो देखिए ये प्योरली मैथमेटिकल सेंस में इसे सॉल्व किया जाता है, इसे एनालिटिकल सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन इसके जो मैथमेटिक्स है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पीछे, हर एक इक्वेशन के पीछे, हर एक एक्सप्रेशन के पीछे एक फिजिक्स छिपा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो पता करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हर एक एक्सप्रेशन के पीछे का फिजिक्स क्या है। तो फिजिकल इंट्यूशन को साथ साथ बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे कि फेजर डायग्राम वाले मेथड में हम लोगों ने देखा था, हमने जो सॉल्यूशन पता किया था, एक बार उस सॉल्यूशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। इस वीडियो में भी हमारा टारगेट वही होगा, हमें वहीं तक पहुँचना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ पर ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ वोल्टेज के लिए है। वोल्टेज के लिए हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पता करना है तो दैट इज़ इक्वल टू, ये एक साइन का फंक्शन होगा, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है विच इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज, उसे हम लोग Vm से डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियसली वो पीक वोल्टेज इस ग्राफ में अगर आप देखें तो वो पीक वोल्टेज यहाँ रिप्रेजेंटेड है, दिस इज़ Vm, ये Vm है। और हमने उस वीडियो में ये देखा था कि करंट के लिए हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो थोड़ा सा फेज डिफरेंस में रहता है वोल्टेज का जो इक्वेशन है या वोल्टेज का जो ग्राफ है उसके साथ थोड़ा सा फेज डिफरेंस में रहता है। यहाँ पर ये उसका फेज डिफरेंस है, इस फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस पॉइंट, यहाँ से वो रिप्रेजेंटेड होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट या पीक करंट। ये जो पॉइंट है ये पीक करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर उस वीडियो में, फेजर डायग्राम वाले वीडियो में, हम लोगों ने देखा था कि जो मैक्सिमम करंट के लिए इक्वेशन होता है, मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू जो मैक्सिमम वोल्टेज है विच इज़ दिस वन, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को Z से डिनोट किया जाता है। अगर इम्पीडेंस के लिए हम इक्वेशन बनाए तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, माइनस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इस इंडक्टर का, उसका स्क्वायर। तो इस तरह का रिलेशन हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो ओमेगा यहाँ पर अपीयर कर रहा, दैट ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ दिस ऑसिलेशन। मतलब जिस आर्मेचर के रोटेशन के कारण, एक आर्मेचर रोटेट करता है तो इस तरह का एक ऑसिलेटिंग वोल्टेज सोर्स बनता है। तो इसके जो रोटेशन का एंगुलर स्पीड है, दैट ओमेगा इज अपीयरिंग है। और यहाँ पर C जो है, दैट C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा इंटू L। यहाँ पर L जो है इसका, इस लोड का या इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहाँ से मैक्सिमम करंट जो है मैक्सिमम वोल्टेज के साथ इस तरह से, इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो फेज डिफरेंस वाला एंगल है, दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, ये एंगल ये बराबर होता है XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R के, या टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू दैट वन। सो फाई इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ दिस टर्म।
तो ये हमने फेजर डायग्राम वाले वीडियो में देखा था। तो आज हम लोग एनालिटिकल सॉल्यूशन से हम यहीं तक पहुंचेंगे। ये जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस को जब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में अपीयर करवाएंगे और न्यूमरेटर में अगर पीक वोल्टेज रहे तो दैट एक्सप्रेशन इज़ गोइंग टू गिव अस द मैक्सिमम करंट। ये यहाँ तक हम पहुँचेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो फेज डिफरेंस यहाँ पर जो अपीयर कर रहा है ये एंगल फाई, इसे भी हम इस एनालिटिकल मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना होगा। किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सोर्स के दो टर्मिनल्स के बीच में, लेट अस से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज v, जो कि v यहाँ पर डिनोटेड है, इस तरह के साइन फंक्शन से डिनोटेड है। अब देखिए यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है, लेट अस से इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा I, इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस करंट I है और वो करंट मान लेते हैं हम इंक्रीजिंग नेचर का है। तो इस समय यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा इंडक्टर के दो टर्मिनल्स के बीच में, जो कि इसका बैक ईएमएफ होगा। और ये बैक ईएमएफ हम लोगों ने देखा था कि ये बैक ईएमएफ होता है L इंटू DI dt, मतलब जो करंट के रेट ऑफ चेंज है, समय के साथ करंट जिस तरह से चेंज कर रहा उस पे प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट अस से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज VL। यहाँ ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में। पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में VL है। अब देखिए करंट अगर फ्लो करेगा रेजिस्टर से तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ज़्यादा है। सो यहाँ भी अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द रेजिस्टर एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। दैट पोटेंशियल ड्रॉप इसे हम VR से डिनोट कर देते हैं। दैट VR हमें पता है दैट इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप। और यहाँ पर भी वही होगा कि ये जो है इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज रहेगा। वैसे सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फेज डिफरेंस अपीयर करता है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें नेगेटिव चार्जेस है, तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस से दैट इज VC, और हमें पता है कि दैट VC विल बी इक्वल टू चार्ज इसमें कितना स्टोर है कैपेसिटर में, मतलब इसके एक प्लेट में जो चार्ज स्टोर है उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है, देखिए अगर हम इस पॉइंट से बढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे इस तरह से चलते हुए पहले तो V पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर VL पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर VR पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर VC पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम VL, VR और VC इन तीनों को जोड़े तो ये V के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट में वापस जब हम आते हैं किसी भी पॉइंट से शुरू करके एक सर्किट में, जब हम वापस उस पॉइंट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए देखिए V बढ़ा, VL घटा, VR घटा, VC घटा और सेम उसी वैल्यू तक पहुंच रहे। इसका मतलब V को VL, VR और VC के समेशन के बराबर होना होगा। अब यहाँ से अगर इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो देखिए हम यहाँ VL के लिए कह सकते हैं L इंटू DI dt। पहले तो मैं इस तरह से लिख लूँ DI dt प्लस R के जगह पे हम लिख सकते हैं IR, और VC के जगह पे हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ से देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, हम कह सकते हैं करंट इज इक्वल टू dQ ओवर dt, मतलब कितना चार्ज यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा है, dt समय में कितना चार्ज dQ चार्ज क्रॉस कर रहा है। वही dQ चार्ज तो यहाँ पर प्लेट में आके जमा होगा और वही जमा हुआ चार्ज यहाँ Q से रिप्रेजेंटेड है। तो हम कह सकते हैं Q जिस रेट से चेंज कर रहा है वही करंट है, क्योंकि करंट ही चार्ज लेकर आ रहा है। करंट क्या है, किसी क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहा है। और dQ dt को अगर देखा जाए इस Q के सेंस में, कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर्ड है उसके सेंस में अगर आप dQ dt देखें तो हम कहेंगे कैपेसिटर में कितना चार्ज बढ़ रहा है यूनिट टाइम में, या कितना चार्ज चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में। तो वो तो करंट के ही बराबर होगा, क्योंकि उस चार्ज को करंट ही कैरी करके ला रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं करंट जो है, करंट इज इक्वल टू dQ dt। सो करंट के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं दैट इज इक्वल टू dQ dt। उसी को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर भी I के लिए हम उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर I के जगह पे
डी क्यू डी टी, पहले आर को लिख लेता हूँ, आर इंटू डी क्यू डी टी, और यहाँ पर Q ओवर C को लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है डी आई डी टी। अब I अगर डी क्यू डी टी होगा उसका टाइम डेरिवेटिव वो ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, Q का ही सेकेंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव। सो डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा V के, तो V को हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं। सो वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखता है जो हम इसे मैकेनिक्स के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लें ये सर्किट हुआ तो सर्किट में चार्ज जो फ्लो कर रहा है, मान ले इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है, चार्ज किस तरह से फ्लो करेगा। अगर मैं छोटा सा सेक्शन को देखूँ, इतना सा सेक्शन को देखूँ, तो चार्ज इस तरह से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि करंट को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना है। तो इस तरह से ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, फिर तेज होगा, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ चढ़ेगा। यहाँ करंट के ग्राफ देखें, करंट इस तरह से देखिए, इस तरह से बढ़ रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर घटते जीरो होगा, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। सो ये ऑसिलेट करेगा, चार्जेस जो है यहाँ सर्किट में ऑसिलेट कर रहा है। अब देखिए, करंट जो है, करंट को हम समहाउ जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चार्ज है, सम टाइम डेरिवेटिव, Q का टाइम डेरिवेटिव है, उसे हम एनालॉगसली कह सकते हैं। ये जो करंट है ये इंडिकेट कर रहा है स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पर उसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर अगर चार्जेस एक्सीलरेटेड होगा तो रेट ऑफ चेंज इन करंट ये सब ज़्यादा होगा, अगर एक्सीलरेशन कम होगा तो करंट का रेट ऑफ चेंज जो है ये कम होगा। तो ये समहाउ मैकेनिक्स के सेंस में अगर देखें तो ये समहाउ एक्सीलरेशन को, चार्जेस के एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहा है, और ये चार्जेस के एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ तेज हो रहा, फिर धीरे हो रहा, रुक जा रहा, फिर पीछे की तरफ आ रहा, तेज हो रहा, फिर धीरे हो रहा, रुक जा रहा, फिर ऊपर की तरफ तेज हो रहा, जब बीच बीच में पहुंच रहा तो काफ़ी तेज हो रहा, फिर धीरे धीरे उसका स्पीड जो है घट रहा, फिर रुक रहा, फिर ये वापस आ रहा। तो इस तरह से ये चार्ज जो है ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो है, ये वाला जो इक्वेशन है, इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सोल्यूशन अज्यूम करना होता है, और फिर वहाँ से हम इसके सोल्यूशन को इस वैल्यू के साथ मैच करवा के उस सोल्यूशन का डेरिवेटिव लेके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके, फिर इन सब को जोड़ते हुए इसके साथ इक्वेट करते हुए हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू या रिक्वायर्ड वैल्यूज जो है उसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर Q के लिए हमें एक वैल्यू अज्यूम करना होगा। सबसे पहले आप देखें, हम Q के लिए एक वैल्यू अज्यूम करेंगे, यहाँ पर वो वैल्यू रहेगा, यहाँ पर उसका टाइम डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर उसका सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होगा। सबको जोड़ने से हमें ये मिलने वाला है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक साइन फंक्शन अपीयर कर रहा है, मतलब हमें Q के लिए वैसा एक वैल्यू अज्यूम करना होगा कि उसके साथ उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर जोड़े तो हमें यहाँ पर साइन का फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि साइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि बहुत सारे साइंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें एक दूसरा साइन फंक्शन मिलता है। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, सिर्फ फेज एंगल का डिफरेंस होता है। अगर मान ले यहाँ से इस तरह से साइन शुरू होता है तो कोसाइन का भी शेप वैसा ही होता है, वो थोड़ा पहले से शुरू होता है। तो इसी तरह से आप देखिए, बहुत सारे साइन या कोसाइन फंक्शंस को एक साथ जोड़ने से हमें साइन फंक्शन मिल सकता है। पहली बात यह है।
दूसरी बात यह है कि साइन फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कोसाइन फंक्शन मिलता है। यहाँ अगर हम साइन फंक्शन अज्यूम करें तो यहाँ पर हमें कोसाइन फंक्शन मिलेगा। कोसाइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें वापस से साइन फंक्शन यहाँ पर मिलेगा। हाँ, नेगेटिव होगा, वहाँ पर नेगेटिव साइन अपीयर करेगा, वो फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साइन को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी एक साइन फंक्शन हम अज्यूम करते हैं तो यहाँ पर हमें कोसाइन फंक्शन मिलेगा और यहाँ पर हमें वापस से साइन फंक्शन मिलेगा। और हमें पता है बहुत सारे साइन और कोसाइन फंक्शंस को जोड़ने से हमें वापस से यहाँ पर साइन फंक्शन मिलेगा। तो उस सेंस में हम यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, कि Q वैसे है क्या? Q है कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर्ड है किसी भी एक प्लेट में। दैट Q इज इक्वल टू सम साइन फंक्शन। यहाँ पर देखिए ओमेगा टी है तो ओमेगा को भी यहाँ पर वापस आना है, तो यहाँ पर ओमेगा टी, ये ओमेगा टी यहाँ पर अपीयर करेगा, तो साइन का फंक्शन होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि वोल्टेज जो है, जो सोर्स वोल्टेज है, वो जिस फेज में रहेगा बाकी सभी को उसी फेज में रहना है। मतलब कैपेसिटर में जितना चार्ज स्टोर है वो भी उसी फेज में रहेगा, करंट भी उसी फेज में रहेगा, बाकी सारी चीज़ें, करंट का रेट ऑफ चेंज उसी फेज में रहेगा। इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो वोल्टेज है, हो सकता है जिस Q की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है थोड़ा सा फेज डिफरेंस में रहे, इस तरह से थोड़ा सा फेज डिफरेंस में रहे, यहाँ पर एक फेज एंगल बन जाए, तो उसी के लिए हम यहाँ पर एक थीटा एंगल इंट्रोड्यूस कर देंगे। मे बी दैट अगर सेम फेज में होगा तो ये थीटा का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन हो भी तो सकता है कि एक फेज डिफरेंस हो, और होगा भी, फेज डिफरेंस एक होगा भी, तो उसी का वैल्यू यहाँ पर अपीयर करेगा। उस चीज़ को हमने यहाँ पर एज्यूम किया। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है चार्ज जो स्टोर्ड है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 यूनिट का ही होगा, ऐसा तो नहीं है। उसका जो पीक वैल्यू है वो चार्ज स्टोर्ड का पीक वैल्यू यहाँ पर इसके एम्पलीट्यूड के तौर पे आएगा, क्योंकि ये इस ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से रिप्रेजेंटेड होगा, और एम्पलीट्यूड इसी क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड मतलब ये जो है, ये वाला लेंथ जो है इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। वो उसके मैक्सिमम वैल्यू को, यहाँ पर वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू को अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये चार्ज है तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड जो है ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। तो यहाँ पर QM जो है कैपेसिटर में स्टोर्ड मैक्सिमम चार्ज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर में भी चार्ज जो है उसका जो स्टोरेज है वो ऑसिलेट करेगा। ये अगर कैपेसिटर है तो किसी समय यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड मैं इस तरह से दिखाऊँ, नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज करेगा, करते 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 करंट रुक जाएगा। करंट जब रुकेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर करंट रुकने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो यही पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस करेगा, यहाँ पर स्टोर्ड नेगेटिव चार्ज भी रिड्यूस करेगा। मतलब चार्ज का भी, स्टोर्ड चार्ज का भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। दैट मैक्सिमम वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय QM। अब यहाँ पर आते हैं, इस जगह पे आते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसी को, जब इसका टाइम डेरिवेटिव हम कंसिडर करेंगे dq dt, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमें यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना होगा dq dt, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब जाके हमें dq dt मिल जाएगा। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो हमें मिलेगा QM इंटू साइन को, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से हमें कोसाइन फंक्शन मिलता है, सो ओमेगा टी प्लस थीटा, कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और टाइम के साथ चूंकि ओमेगा मल्टीप्लाइड है तो वही ओमेगा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये क्या है, ये है करंट, इंस्टैंटेनियस करंट। तो ये अगर इंस्टैंटेनियस करंट होगा तो ये वाला पार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करके देगा, ये वाला पार्ट हमें मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करके देगा, क्योंकि अगर करंट इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है तो ये होगा उसका एम्पलीट्यूड, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, IM होगा, और एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट। कोसाइन या साइन फंक्शन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाइड होता है वो होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर ये IM को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू QM इंटू ओमेगा। एक वीडियो में जहाँ पर हमने ये देखा था कि कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर होता है,
तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसके साथ करंट का एक रिलेशन है, मैक्सिमम जो करंट है, पीक करंट का एक रिलेशन है। वहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव भी किया था कि जो पीक करंट है दैट इज़ इक्वल टू कैपेसिटर में जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड होता है इनटू उस सोर्स वोल्टेज का जो एंगुलर स्पीड है वो। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है? नेक्स्ट टास्क हमारा ये है, सो इसी को फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो d2q dt2। सो यहाँ से इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो कोसाइन को डिफरेंशिएट करने से सबसे पहले तो QM ओमेगा कांस्टेंट है, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। कोसाइन को डिफरेंशिएट करने से हमें साइन मिलता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, नेगेटिव साइन मिलता है। सो यहाँ पर वही वाला नेगेटिव साइन, और यहाँ पर ओमेगा टी मल्टीप्लाइड है तो इसे डिफरेंशिएट करने से हमें ओमेगा मिलेगा, वही यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें बहुत सारे वैल्यूज़ मिल गए। हमें Q का वैल्यू मिल गया जो हमने अज्यूम किया था, dQ dt का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पर, और d2q और dt2 का भी वैल्यू हमें मिल गया। तो इन वैल्यूज़ को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो वापस यहाँ पर आते हैं, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन वाले जो वैल्यूज़ है, साइन वाले फंक्शंस को हम एक साथ रखेंगे, कोसाइन वाले फंक्शंस को एक साथ रखेंगे, और QM देखें हर जगह अपीयर कर रहा, तो QM को भी हम रखेंगे एक साथ। सो कॉमन आउट कर लेते हैं QM को, और साथ ही साथ एक ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, और इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। सो इस वाले टर्म को अगर हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा R मल्टीप्लाइड विथ dQ dt। सो dQ dt के लिए ये है, सो यहाँ पर QM और ओमेगा तो बाहर निकल चुका है। सो कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अब साइन वाले जो दो टर्म्स हैं उन दो टर्म्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले इसे लिखते हैं। सो Q ओवर C, Q के लिए ये वाला वैल्यू है, Q के लिए ये वाला वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पर चूँकि ओमेगा को हमने कॉमन आउट किया था, तो डिनोमिनेटर में ओमेगा अपीयर करेगा 1 ओवर ओमेगा C। यहाँ ये ओमेगा चूँकि हमने कॉमन आउट किया था, यहाँ पर ओमेगा है नहीं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ओमेगा अपीयर कर रहा है, और ये वाला C यहाँ पर अपीयर कर रहा है। अब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, सो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन वाला टर्म यहाँ पर आ गया। अब ये वाला साइन वाला टर्म इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, चूँकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव, और यहाँ से L, और यहाँ से ओमेगा, एक ओमेगा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, सो ओमेगा L, और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। सो यहाँ से आगे QM ओमेगा R इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, इसे हमने कॉमन ले लिया दोनों ही तरफ से, इससे भी, और हमें मिला 1 ओवर ओमेगा C विच इज़ इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 ओवर ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा L जो है दैट इज़ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से हम कहेंगे दैट इज़ इक्वल टू XC माइनस XL, ये XC है और ये XL है, सो XC माइनस XL। यहाँ से हम इस वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है, और ये ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि R के जगह पे अगर हम कोसाइन ऑफ एन एंगल, कोई भी एक एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं, और XC माइनस XL के जगह साइन ऑफ दैट वेरी एंगल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें एक स्पेशल तरह का सिचुएशन मिलेगा। हमें यहाँ पर से मिलेगा एक इस तरह का टर्म, कोसाइन ऑफ A, लेट अस से दिस इज A, दिस एंगल इज A, इनटू कोसाइन ऑफ B, वो जो नया एंगल हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, कोसाइन वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, वो वाला एंगल B है, और माइनस यहाँ से हमें मिलेगा साइन ऑफ A
ए यही वाला एंगल है ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ बी। यहाँ पर अगर इसका वैल्यू कोसाइन ऑफ लेट अस से फाई बनता है और इसका वैल्यू कोसाइन ऑफ माफ़ कीजिएगा साइन ऑफ फाई बनता है, तो फिर हमें इस तरह का एक सिनेरियो मिलेगा और हमें पता है कि दैट इज़ इक्वल टू कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं कि जिसका बेस जो है ये बेस ये आर के बराबर हो और ये जो है इसका परपेंडिकुलर जो है ये एक्स सी माइनस एक्स एल के बराबर हो, और ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है लेट अस से दैट हाइपोटेन्यूज बी जेड। ऑब्वियसली अगर आप इस जेड को कैलकुलेट करें तो ये जेड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान ले कि ये जो एंगल है ये फाई है। हमने यहाँ पर जेड को इंट्रोड्यूस किया है इस तरह से कि इस राइट ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज बने। तो यहाँ पर ये जो फाई है, इस फाई के साथ कोसाइन और साइन वैल्यू एसोसिएटेड कोसाइन और साइन वैल्यू को अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि कोसाइन ऑफ फाई जो कि हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं ताकि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये कोसाइन या साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर जाए। यहाँ पर ये कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट कर जाएगा, जिसे कि ऑब्वियसली बराबर होना होगा जो वोल्टेज के लिए इक्वेशन है। अल्टीमेटली ये बराबर होगा वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के। तो उसी के कारण हम इसे एक सिंगल कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। साइन फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा फिलहाल, पहले कोसाइन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जो कि कन्वर्टेबल होता है साइन फंक्शन में। उसी के कारण हम यहाँ पर इस टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कोसाइन ऑफ फाई। तो यहाँ पर आर डिवाइडेड बाई जेड ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ फाई। तो यहाँ से अगर आप देखें ये एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई जेड ये हो जाएगा साइन ऑफ फाई, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू जो अपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और कोसाइन ऑफ फाई ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसी के कारण हम यहाँ पर z जो टर्म है इस z टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो क्यू एम इंटू ओमेगा और z यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है दोनों के डिनोमिनेटर में z चला जाएगा। तो r ओवर z कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ पर एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। सो यहाँ से इस ट्रायंगल से एक और चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगा। वो चीज़ ये है कि टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ फाई माफ़ कीजिएगा, टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। तो आप देखें हमने फेजर डायग्राम मेथड से भी ये जो फाई है, फाई जो कि उस केस में फाई फेज डिफरेंस था, करंट का जो फंक्शन है और जो वोल्टेज का फंक्शन है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस था फाई। करंट का ग्राफ जो है फाई एंगल आगे चलता है वोल्टेज से, उस तरह के केस में हमने देखा था इस LCR सर्किट में, हमने फेजर डायग्राम मेथड से देखा था। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर अपीयर कर रहा। आगे चल के हम देखेंगे कि वहाँ भी हमने यही देखा था कि दैट फाई इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। आगे चल के हम देखेंगे जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये जो फाई है ये फाई फेज डिफरेंस के तौर पर अपीयर करेगा, और ये जो जेड है, जेड इस सर्किट का इम्पिडेंस के तौर पर यहाँ पर अपीयर करेगा। आगे चल के हम लोग यही देखने वाले हैं। तो हमने जो इंट्रोड्यूस किया उसके हिसाब से अभी हम ये कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड इंटू, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं। इस टर्म को अगर पहले लिखते हैं थोड़ा एलिगेंट होगा फॉर्म, और यहाँ पर ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ फाई, और यहाँ पर साइन वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस टर्म को हम पहले लिख रहे हैं किसको बाद में लिख रहे हैं। सो इस तरह से लिखेंगे तो फिर जो साइन आएगा, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात कर रहा हूँ, वो साइन इस तरह से आएगा कि उसके साथ डील करना आसान है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो
ये जो टर्म है ये इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। देखिए वही a यहाँ पर अपीयर कर रहा, b यहाँ पर अपीयर कर रहा, और वो ये वाला फार्मूला जो है इस वाले फार्मूले में अगर आप देखें तो ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ a माइनस b। सो कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। सो यहाँ पर ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ फर्स्ट एंगल विच इज़ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस सेकेंड एंगल विच इज़ फाई। और इसे किसके बराबर होना है, हम जो ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करते हुए कैलकुलेट करते हुए यहाँ तक पहुँचे जो कि राइट हैंड साइड के बराबर था। आप याद करें राइट हैंड साइड में था वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर इस साइड में हमने क्या किया था, इस साइड में हमने जो लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज़ बैक ईएमएफ, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और कैपेसिटर के अक्रॉस दो प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हमने यहाँ पर जोड़कर ये कैलकुलेट करके यहाँ तक हम पहुँचे, जो कि ऑब्वियसली बराबर था जो वोल्टेज, जो सोर्स का वोल्टेज है उसके बराबर था। सोर्स वोल्टेज इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सोर्स वोल्टेज को। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आप देखिए ये जो टर्म है ये इस टर्म के बराबर होगा। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू एम ओमेगा जेड इज़ इक्वल टू वी एम। ये पहली बात है, यहाँ से हमें मिला। और दूसरी बात ये है कि कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर हम कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर साइन के तौर पे अगर हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कह सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2। इसी चीज़ को हम घुमा के ऐसा कह सकते हैं। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं, इसी को कोसाइन ऑफ दिस टर्म प्लस पाई बाई 2। क्योंकि देखिए कोसाइन और साइन के बीच का जो डिफरेंस है ये साइन ऑफ थीटा का ग्राफ है मान ले, तो कोसाइन जो है वो यहाँ से शुरू होता है, सेम शेप का होता है, सिर्फ यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई विच इज़ इक्वल टू इस केस में पाई बाई 2 90 डिग्री का होता है, साइन और कोसाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है। उसी के कारण कोसाइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट वेरी एंगल प्लस 90 डिग्री। उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पर दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से ये क्लियर है कि थीटा माइनस फाई प्लस पाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से इस टर्म को 0 होना है, दोनों को बराबर होने के लिए इस टर्म को 0 होना है। सो दैट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा इज़ इक्वल टू फाई माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से आप देखें हमने थोड़ी देर पहले इक्वेट किया था करंट के लिए, करंट विच इज़ इक्वल टू डी क्यू डी टी। इसे हमने कैलकुलेट किया था, ये निकल के आया था क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। सोल्यूशन के तौर पे हमें ये मिला था, हमने जो सोल्यूशन क्यू के लिए अज्यूम किया था उसे डिफरेंशिएट करने से हमें ये टर्म मिला था। अब यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को, थीटा के इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, ये टर्म जो कि करंट के बराबर है, करंट इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू ये जो मैक्सिमम करंट के बराबर है आई एम, और यहाँ पर कोसाइन ऑफ ओमेगा टी और थीटा के जगह प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। आप गौर से देखिए यहाँ से कोसाइन ऑफ एनी एंगल माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू यहाँ से साइन ऑफ कोसाइन ऑफ एन एंगल माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए जो हमें इक्वेशन मिला था ये था वी एम
इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस है, करंट और वोल्टेज के बीच एक फेज डिफरेंस है विच इज़ फाई। सो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज के लिए हमें अगर इस तरह का साइन वेव मिलेगा, साइन का ग्राफ मिलेगा, तो फिर करंट के लिए जो हमें मिलेगा, करंट के लिए जो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, सो इन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर ये फेज एंगल, इसका जो पीक है और इसका जो पीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा यही एंगल है फाई, जो कि यहाँ से रिप्रेजेंटेड है। ये जो है दिस वन वोल्टेज के लिए है और ये साइन ऑफ ओमेगा टी है, ऑब्वियसली वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी है, और ये जो है दूसरा वाला जो है ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है, इसीलिए फाई एंगल जो है आगे चल रहा है ये। सो इन दोनों के बीच, यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस है विच इज़ इक्वल टू फाई। सो करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज दैट इज फाई। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि दैट फाई इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये फाई जो है फेज डिफरेंस के तौर पे अपीयर करेगा, तो यहाँ से देखिए ये फेज डिफरेंस के तौर पे अपीयर कर रहा है। और एक बात यहाँ से अगर आप देखें क्यू एम इंटू ओमेगा, ये जो है क्यू एम इंटू ओमेगा ये मैक्सिमम करंट के बराबर है। सो यहाँ से इस चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सो क्यू एम इंटू ओमेगा ये मैक्सिमम करंट के बराबर है। तो फिर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड। सो आई एम इंटू जेड, ये वाला जो जेड है, ये जेड इज़ इक्वल टू वी एम। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि आई एम इज़ इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय जेड। सो ये जेड इस तरह का बिहेवियर रख रहा है जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये इस तरह का बिहेवियर रख रहा जो कि सर्किट में ये डिसाइड कर रहा कि कितना करंट जनरेटेड होगा। वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन ये निकाल के दे रहा है। जैसे कि सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो अपीयर करता है मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उसी तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में Z अपीयर कर रहा है, इम्पिडेंस, इस सर्किट का इम्पिडेंस कहा जाता है इसे। ये जो इम्पिडेंस है इस केस में अपीयर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ दैट सर्किट। और हमने ये देखा था कि दैट इम्पिडेंस, ये जो Z है, Z का वैल्यू निकल के आया था R² प्लस XC माइनस XL उसी का स्क्वायर। सो ये हमने अज्यूम किया था और फाइनली हमने देखा कि ये Z जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि मैक्सिमम करंट जो है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट Z आ रहा है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था इसे इम्पिडेंस कहा जाता है, और इस वीडियो में हमने जो इसे अज्यूम किया था, ये अजम्पशन हमारा ये था कि Z इज इक्वल टू R², स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम करंट जो होगा, मैक्सिमम करंट के लिए ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। और यहाँ हमने ये भी देखा कि ये जो फेज़ डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये फेज़ डिफरेंस इसके बराबर है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज़ डिफरेंस इसके बराबर है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब पूरा जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th के लिए अल्टरनेटिंग करंट का पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।